1939 में हिटलर ने वेस्ट से और स्टालिन ने ईस्ट से पोलैंड पर हमला कर दिया और उन्होंने देश को आपस में बांट लिया। पोलिश आर्मी ऑफिसर जैनस को सोवियट्स ने पकड़ लिया है, जो उसे एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन करवाना चाहते हैं जिसमें लिखा है कि वो एक जासूस है। क्योंकि ये एक झूठ है, इसलिए जैनस साइन करने से इनकार कर देता है। उसी वक्त सोल्जर्स जैनस की पत्नी को अंदर लाते हैं, जिसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है कि वो भी जैनस को जासूस बताने लगती है। जैनस रोते हुए इनकार करता है, पर सोल्जर्स के पास उसकी पत्नी का साइन किया हुआ वो डॉक्यूमेंट है जिसमें उसके सैबोटाज एक्टिविटीज की पूरी डिटेल लिखी है। 1940 के साइबेरिया में जैनस और कई दूसरे कैदियों को एक लेबर कैंप में लाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि साइबेरिया ही उनकी जेल है, क्योंकि ये कैंप बेहद खतरनाक कुदरत से घिरा हुआ है, इसलिए अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो वो बाहर जिंदा नहीं बच पाएगा। भगोड़े कैदियों पर इनाम भी रखा गया है, जिसका मतलब है कि लोकल लोग भी उन्हें मार सकते हैं। फिर सभी कैदियों का सर मुंडवा दिया जाता है। जब डिनर का वक्त होता है तो उन्हें पतली सी स्ट्यू के बहुत छोटे बोल दिए जाते हैं। विटामिन की कमी की वजह से बहुत से मर्द नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हो चुके हैं। स्मिथ से गलती से थोड़ा खाना गिर जाता है और एक बेबस कैदी उसे झपटने की कोशिश करता है, पर स्मिथ जल्दी से उस पर अपना पैर रख देता है ताकि उसे बचा सके। जैनस को उस बंदे पर तरस आ जाता है और वो अपना खाना उसके साथ शेयर करता है, पर स्मिथ उसे डांटता है और कहता है कि यहाँ तुम्हारी ये हमदर्दी तुम्हारी जान ले सकती है। स्मिथ के जाने के बाद खबारोव जैनस को बताता है कि स्मिथ एक अमेरिकन है, जिसे सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो एक विदेशी था। जैनस बताता है कि उसे जासूसी के झूठे इल्जाम में 20 साल की सजा मिली है, और खबारोव बताता है कि वो एक एक्टर है जिसे सिर्फ एक फिल्म में अमीर आदमी का रोल करने की वजह से अरेस्ट किया गया। डॉम्स में वाखा पैसों के लिए ताश खेल रहा है। खबारोव जैनस को समझाता है कि ये लोग पेशेवर गुनहगार हैं और गार्ड्स ने ही उन्हें यहाँ सब कंट्रोल करने की छूट दे रखी है, इसलिए हर कोई उनसे डरता है। कुछ और कैदियों को तो सिर्फ गुलामी करवाने के लिए पकड़ा गया था। जैनस वहां से भागने के बारे में सोचता है, पर खबारोव कहता है कि ये नामुमकिन है और उसे वार्न करता है कि स्टालिन की आंखें और कान हर जगह है। उसी वक्त वाखा एक दूसरे कैदी से उसकी जैकेट मांगता है। जब वो आदमी उसका विरोध करने की कोशिश करता है तो वाखा चाकू निकालकर उसे मार देता है। फिर बाकी लोग उस आदमी का स्वेटर निकालकर वाखा को दे देते हैं, जिसे वो अपना कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करता है। दिन गुजरने के साथ जैनस कैंप की इस रूटीन का आदी होने लगता है। कैदियों को अपना पूरा वक्त बर्फ के बीच माइनिंग करने या लकड़ियां काटने में बिताना पड़ता है। उन्हें खाने के नाम पर बहुत कम दिया जाता है और उनके सोने की जगह बिल्कुल भी गर्म नहीं है। उन्हें नए कपड़े भी नहीं दिए जाते, इसलिए एक कैदी अपने टूटे हुए जूतों को मोमबत्ती की वैक्स से ठीक करता है। एक रात जैनस को अपने कपड़ों में जुएं मिलती हैं। खबारोव कहता है कि उसके पास एक पुराना देसी नुस्खा है और वो जैनुश को अपने साथ बाहर ले जाता है। उसी वक्त उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, पर वो सिर्फ माइंस का शोर होता है। जब खबारोव बर्फ में कुछ कपड़े दबा रहा होता है, तब जैनुश वॉच टावर्स की तरफ देखते हुए वहां से भागने के बारे में सोचने लगता है। खबारोव बताता है कि उसका दोस्त लजार उन्हें बाहर निकाल सकता है, इसलिए वो प्लानिंग शुरू कर देते हैं। उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन साउथ की तरफ मंगोलिया जाना है, लेकिन इसके लिए उन्हें खाना जमा करना होगा और पतझड़ के मौसम का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद खबारोव सिगरेट्स के बदले खाना लेने लगता है, जिसे वो फर्श के एक ढीले तख्ते के नीचे छुपा देता है। जैनुश उन दबे हुए कपड़ों को चेक करता है और देखता है कि सारी जुएं वहां ढेर हो गई हैं। कुछ वक्त बाद सोल्जर्स कैदियों को काम पर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर भयंकर बर्फीली आंधी की वजह से चलना मुश्किल हो जाता है और कुछ लोग गिरने लगते हैं। सोल्जर्स कैदियों को थोड़ी देर के लिए लेटने को कहते हैं और साफ बोल देते हैं कि उन्हें उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब स्मिथ इसकी शिकायत करता है तो उसके सर पर गन टान दी जाती है, पर वो गार्ड को इग्नोर करके जंगल की तरफ चलने लगता है। फिर सोल्जर्स भी पूरे ग्रुप को शेल्टर लेने के लिए जंगल ले जाने का फैसला करते हैं। कैदी जल्दी से कुछ टहनियां इकट्ठी करके एक छोटा सा शेल्टर बनाते हैं और स्मिथ को भी अपने साथ बुलाते हैं। अगले दिन स्मिथ और जैनुश उन बहुत से कैदियों में से होते हैं जिन्हें माइंस में काम करने के लिए चुना जाता है। वहाँ उन्हें लगातार खांसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सांस लेना बहुत मुश्किल है और साथ ही उन्हें मलबा गिरने पर फटाफट बचना भी पड़ता है। हवा की कमी की वजह से जैनुश गिर जाता है और उसे अपने घर के सपने आने लगते हैं। वो उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और असली दुनिया में लगभग एग्जिट क्रॉस कर लेता है, जिस वजह से एक गार्ड गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। खुशकिस्मती से स्मिथ उसे सही वक्त पर पीछे खींच लेता है। शुक्रिया के तौर पर जैनुश उसे खबारोव के प्लान के बारे में बताता है, पर स्मिथ कहता है कि खबारोव सालों से नए लोगों को ऐसे ही झूठे वादों से फंसा रहा है, लेकिन अगर जैनुश भागने पर अड़ा हुआ है तो स्मिथ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस रात जैनुश खबारोव को बिस्तर से उठाकर बाहर लाता है और दिखाता है कि तूफान इतना तेज है कि उनके पैरों के निशान छिप जाएंगे, इसलिए उन्हें अभी निकलना चाहिए। मगर खबारोव जिद करता है कि ये नहीं हो सकता और बहाने बनाने लगता है कि अभी खाना काफी नहीं है।
जैनुश को शक होने लगता है कि क्या उसकी बातें सच हैं, पर उसी वक्त उन्हें वाका देख लेता है, इसलिए वो वापस अंदर चले जाते हैं। इस बीच एंड्रेस को पता चलता है कि काजिक अपनी नाइट ब्लाइंडनेस छिपा रहा है। काजिक कसम खाता है कि उसे दिन में बिल्कुल सही दिखता है और रात को वो एंड्रेस का कंधा पकड़कर चल सकता है। वो एंड्रेस से कहता है कि वो उसका ये राज छिपाए रखे ताकि वो भागने के प्लान का हिस्सा बना रहे। उधर स्मिथ अपनी सोने की घड़ी लजार को दे देता है ताकि भागने के रास्ते की जानकारी मिल सके। लजार उन्हें बताता है कि उन्हें जनरेटर बंद करना होगा, जिससे उन्हें भागने के लिए 10 मिनट का अंधेरा मिल जाएगा। ये काम आखिरी पहरे के बदलने के वक्त होना चाहिए। जब ग्रुप सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है, तभी अचानक बका जैनुश पर झपट पड़ता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वो बताता है कि उसने दूसरे जुएबाजों से बहुत पैसा उधार लिया है, इसीलिए वो भी भागना चाहता है। जैनुश उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। जब आखिरकार सही वक्त आता है तो कैदी जनरेटर बंद कर देते हैं और भागने के लिए फेंस की तारें काट देते हैं। जल्द ही खतरे का अलार्म बज जाता है, पर तूफान की वजह से गार्ड्स को कुछ साफ दिखाई नहीं देता और उन्हें पैरों के निशान भी नहीं मिलते। वो अपने कुत्तों के साथ जंगल में दाखिल होते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी सूंघने की शक्ति भगोड़ों को ढूंढ निकालेगी। सातों कैदी जंगल के बीच से जितना हो सके उतनी तेजी से भाग रहे हैं। आखिरकार वो इतना थक जाते हैं कि उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तब जैनुस उन्हें याद दिलाता है कि कुत्ते बहुत तेज होते हैं और उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए हिम्मत देता है। वो फिर से कोशिश करते हैं, पर बर्फ उन्हें अंधा कर रही है, इसीलिए वो कहीं रुकना चाहते हैं। जैनुस अभी रुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि यही तूफान गार्ड्स को उन्हें ढूंढने से रोकेगा। वो बका का चाकू लेता है और पेड़ों की छाल काटता है, जिसे वो अपने चेहरों को बर्फ से बचाने के लिए मास्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब वो बिना किसी परेशानी के चलते रह सकते हैं। कुछ देर बाद जब तूफान आखिरकार रुकता है, तो ग्रुप थोड़ा ब्रेक लेता है और अपना सारा सामान एक जगह इकट्ठा करता है। जैनुस देखता है कि बका ने खबारोव की जैकेट पहनी हुई है, तो बका बताता है कि खबारोव उन्हें धोखा देने ही वाला था, लेकिन बका ने उसे चुप करवा दिया और उसका सारा खाना छीन लिया। जब वो फिर से सफर शुरू करते हैं, तो स्मिथ अकेले में जैनुस से कहता है कि बका को साथ लाना शैतान से सौदा करने जैसा है। उन्हें दूर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, पर वो सिर्फ भेड़िए होते हैं। दिन गुजरने लगते हैं और जैनुस काई और सूरज की रोशनी की मदद से ग्रुप को रास्ता दिखाता है। बका उससे काफी इम्प्रेस्ड होता है और वादा करता है कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। अगली बार जब वो ब्रेक लेते हैं, तो जैनुस बताता है कि उन्हें लोकल लेक तक पहुंचने में अभी भी 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। खाना सिर्फ 1 हफ्ते का बचा है, इसीलिए अब उन्हें शिकार या मछली पकड़नी होगी। बका फार्म्स को लूटना चाहता है, पर बाकी सब मना कर देते हैं। इस बीच काजिक लकड़ियां ढूंढने निकलता है, पर रात हो जाती है और उसे दिखना बंद हो जाता है, जिस वजह से वो भटक जाता है। वो वापस कैंप जाने का रास्ता ढूंढते हुए इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन सर्दी की वजह से उसे हैल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। उसे अपने पुराने टीचर अपने पास दिखते हैं और दूर एक शहर नजर आता है। उसे लगता है कि वो आखिरकार पहुंच गए हैं। जब बाकी लोग उसे ढूंढ निकालते हैं, तो ये देखकर सब टूट जाते हैं कि काजिक की कैंप से कुछ ही मीटर की दूरी पर ठंड से मौत हो चुकी है। ग्रुप उसे वहीं दफना देता है और उसके लिए कुछ शब्द कहता है, लेकिन बका ये कहकर सबको गुस्सा दिला देता है कि अब खाना खाने वाला एक बंदा कम हो गया है। कुछ हफ्तों बाद खाने की तलाश में ये लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो घोंसलों से कीड़े और अंडे तक उठाने लगते हैं। वो इतना थक चुके हैं कि अब चलना मुश्किल है, इसीलिए वो एक गुफा में शरण लेते हैं, जहां तोमास अपनी मानसिक हालत ठीक रखने के लिए दीवारों पर पेंटिंग बनाने लगता है। एक रात बक्का जैनुस से पूछता है कि सबसे पहले कौन मरेगा, और वो कुछ ऐसी बातें करता है जिससे लगता है कि वो इंसानी मांस खाने की सोच रहा है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए जानवर को खा रहे हैं। सब मर्द मिलकर चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ते हैं और अपने डंडे हवा में लहराते हैं, जब तक कि भेड़िए डरकर भाग नहीं जाते। फिर जैनुस देखता है कि कैसे उसके सारे दोस्त किसी जंगली जानवर की तरह उस लाश पर टूट पड़ते हैं। इस सब से थककर जैनुस अकेले लेक ढूंढने निकलने का फैसला करता है और बाकी सबसे कहता है कि अगर वो 1 हफ्ते तक वापस ना आए तो वो लोग उसके बिना ही आगे निकल जाएं। काफी देर तक चलने और बारिश से बचने के लिए छुपे रहने के बाद जैनुस को फिर से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो कैंप वापस लौट आता है और ग्रुप को बताता है कि उसने लेक ढूंढ ली है। जब जैनुस इस थका देने वाले सफर से थोड़ा ठीक हो जाता है, तो पूरा ग्रुप एक साथ निकलता है और 3 दिन तक चलने के बाद आखिरकार लेक तक पहुंच जाता है। वहां थोड़ा फ्रेश होने के बाद वो बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंगल क्रॉस करते वक्त उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो उस शख्स को घेर लेते हैं और बक्का उस पर हमला करने ही वाला होता है, पर जैनुस उसे सही वक्त पर रोक लेता है। वो रहस्यमयी लड़की एक पोलिश लड़की है जिसका नाम इरीना है, जो एक रशियन फार्म से भागी है और उनका पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे खाना और हिफाजत चाहिए। जैनुस उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, पर बाकी ग्रुप मना कर देता है क्योंकि उनके पास खाना कम है और वो उन्हें स्लो कर देगी।
बाद में उन्हें कीचड़ में फंसा हुआ एक जानवर मिलता है जिसे वो डिनर के लिए पकड़ लेते हैं। इस बीच एंड्रयू कुछ नोटिस करता है और ग्रुप को पीछे छोड़कर निकल जाता है। शाम को वो इरिना के साथ वापस आता है और अब उसे साथ सफर करने की इजाजत मिल जाती है। अगली सुबह वो कुछ चीजों को मिलाकर साबुन तैयार करते हैं और आखिरकार अपने सारे कपड़े धो पाते हैं। वो सब मिलकर शेव भी करते हैं। हालांकि बक्का किसी की मदद लेने से इनकार कर देता है और खुद ही अपनी शेविंग करता है। कुछ वक्त बाद उन्हें पता चलता है कि लेक का एक हिस्सा जम चुका है। बर्फ देखने में पतली और कमजोर लग रही है, पर इरिना फिर भी उस पर दौड़ती है और दूसरी तरफ पहुंच जाती है। उसे देखकर बाकी मर्दों को भी हिम्मत मिलती है। वो कई बार फिसलते और गिरते हैं, लेकिन सही सलामत दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं ताकि अपना सफर जारी रख सकें। जंगल से गुजरते वक्त स्मिथ इरिना से उसके पास्ट के बारे में पूछता है और वो बताती है कि उसके माँ बाप को रशियन सोल्जर्स ने मार दिया था। लेकिन स्मिथ उसकी कहानी में कुछ गड़बड़ नोटिस करता है और उसे समझ आ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। असलियत में वो जेरम टेरिटरी से है। वो फिलहाल इस बात को जाने देता है, पर उससे वादा लेता है कि वो फिर कभी झूठ नहीं बोलेगी। कुछ वक्त बाद उन्हें दूर एक शहर दिखता है और वो वहाँ चुपके से जाकर खाना लेने की सोचते हैं। लेकिन वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वो पहचाने जाने का खतरा नहीं उठा सकते, इसलिए उन्हें जंगल के रास्ते शहर के बाहर से निकलना होगा। शाम को ग्रुप को एहसास होता है कि बक्का कहीं गायब है और सबको लगता है कि कहीं उसने धोखा तो नहीं दिया। उसी वक्त बक्का वापस आ जाता है और स्मिथ गुस्से में उस पर झपट पड़ता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। बक्का अपना बैग खाली करता है जिसमें बहुत सारे मरे हुए जानवर होते हैं। वो मानता है कि उसे एक कुत्ते को मारना पड़ा, पर वो सबको याद दिलाता है कि जिंदा रहने का अब यही एक रास्ता है। वो चुराई हुई शराब की एक बोतल भी निकालता है और कहता है कि आज उसका बर्थडे है। डिनर के वक्त बक्का एक पुराना लोकगीत गाता है और इरिना भी उसका साथ देने लगती है, जिससे उसे समझ आता है कि इरिना भी उसी की तरह सड़कों पर रही है। अब सबको पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही थी, इसीलिए वो अपनी असली कहानी सुनाती है। उसके माँ बाप पोलिश कम्युनिस्ट थे जो रेवोल्यूशन के लिए काम करने मॉस्को चले गए थे। 1937 में उन्हें जासूसी के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया और उनके बच्चों को एक अनाथ आश्रम भेज दिया गया। जब इरिना के भाई की मौत हो गई तो उसने वहां से भागने का फैसला किया। अगले दिन सफर फिर शुरू होता है और मच्छरों का एक झुंड उन्हें परेशान करने लगता है, जिस वजह से उनके चेहरे काट काट कर सूज जाते हैं। जब वो कुछ लोकल्स को वहां से गुजरते हुए देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि मच्छर उनका पीछा नहीं कर रहे। पकड़े जाने के डर से उन्हें छुपे रहना चाहिए, पर जोरन बाहर निकलकर एक आदमी से उनका राज पूछने का फैसला करता है। आदमी उसे एक हार देता है जो मच्छरों को दूर रखता है और अब ग्रुप सुकून से आगे का सफर तय कर सकता है। कई दिन और गुजर जाते हैं और इरिना सबसे बातें करके उनकी कहानियां जानती है। अंद्रेस एक पादरी है, टोमाश एक पेस्ट्री शेफ है जो आर्टिस्ट बनना चाहता है, जोरन एक अकाउंटेंट है जिसे क्रेमलिन की फोटो लेने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था, और स्मिथ एक इंजीनियर है जो मंदी की वजह से रशिया शिफ्ट हो गया था। जब स्मिथ को अरेस्ट किया गया तब उसके बेटे को गोली मार दी गई थी। अगले ब्रेक के दौरान इरिना अपनी स्कर्ट से कपड़ा फाड़कर स्मिथ के पैरों के जख्मों पर पट्टी बांधती है। आखिरकार वो ट्रेन की पटरियों तक पहुंच जाते हैं और जानुश बताता है कि बॉर्डर दूसरी तरफ है और वहां पहुंचने में लगभग 4 दिन लगेंगे। उस इलाके में बहुत सारे किसान और गार्ड्स हैं, इसीलिए उन्हें रात के अंधेरे में बॉर्डर क्रॉस करना होगा। जब वो इंतजार कर रहे होते हैं, बक्का अपने क्रॉस को लगातार देखता रहता है। जोरन उसके शरीर पर स्टालिन का टैटू देखकर उसका मजाक उड़ाता है, जिस पर बक्का उस पर झपट पड़ता है। इसीलिए बात बढ़ने से पहले ही बाकी लोग उन्हें अलग कर देते हैं। कुछ घंटों बाद ग्रुप मंगोलिया का बॉर्डर क्रॉस करके बहुत खुश होता है, लेकिन बक्का अब भी स्टालिन का वफादार है, इसीलिए वो रशिया में ही रुकने का फैसला करता है। वो और जानुश हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को गुड लक कहकर अलग हो जाते हैं। कैपिटल सिटी की तरफ रेगिस्तान से गुजरते वक्त ग्रुप का मूड काफी अच्छा होता है, मगर माहौल तब फिर से खराब हो जाता है जब उन्हें एक साइन बोर्ड दिखता है जिससे पता चलता है कि मंगोलिया अब कम्युनिस्ट कंट्रोल में आ गया है। वो शहर जाने के बजाय रेगिस्तान में ही रुक जाते हैं और आखिरकार उन्हें एक बुद्धिस्ट मंदिर मिलता है। ये सोचकर कि शायद मर्द राहिब यानी मॉन्क न्यूट्रल होंगे, ग्रुप मंदिर के अंदर जाता है, पर देखता है कि वो जगह पूरी तरह तबाह कर दी गई है। जमीन में दबी हुई कई इंसानी खोपड़ियां मिलने के बाद एंड्रे बताता है कि रशिया में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पादरियों को गोली मार दी गई या अरेस्ट कर लिया गया और धर्म पर पाबंदी लगा दी गई थी। एंड्रे का चर्च भी इसी तरह तोड़ दिया गया था और जब उसने ये देखा तो गुस्से में उसने एक बहुत ही जवान गार्ड की जान ले ली थी। ग्रुप आगे क्या करना है इस पर चर्चा करता है और फैसला करता है कि उन्हें इंडिया पहुंचने के लिए चाइना को पार करना होगा। अगले कुछ हफ्तों तक वो झुलसती धूप में रेगिस्तान के बीच चलते रहते हैं। एक दिन अचानक घोड़े सवार उन्हें घेर लेते हैं तो ग्रुप नाटक करता है कि वो अमेरिकन यात्री हैं जो तिब्बत जा रहे हैं। खुशकिस्मती से सवार उन पर यकीन कर लेते हैं और चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक जवान सवार उनके पास आता है
जिसे बाकी लोगों ने उन्हें पानी की एक थैली देने के लिए भेजा था। दिन गुजरने के साथ ग्रुप पेड़ों की टहनियों और कपड़ों के टुकड़ों का इस्तेमाल करके अपने सर और पैरों को धूप से बचाता है। उन्हें पानी बहुत ही हिसाब से पीना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो भी खत्म हो जाता है। स्मिथ को लगता है कि उसे दूर कुछ पेड़ दिख रहे हैं, पर जानुश समझाता है कि वो सिर्फ एक मृग तृष्णा है और वो साउथ की तरफ बढ़ते रहने पर जोर देता है। जब स्मिथ गुस्से में अपना आपा खो देता है तो बाकी लोग उसे जल्दी से शांत करते हैं और उसके पीछे चलने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें अपने ऊपर एक परिंदा उड़ता हुआ दिखता है, जो इस बात का सबूत है कि वो कोई वहम नहीं देख रहे। ग्रुप उत्साहित हो जाता है और तब तक तेजी से दौड़ता है जब तक उन्हें एक कुआं नहीं मिल जाता। वो जी भरकर पानी पीते हैं और वहीं रात भर के लिए कैंप लगाते हैं। सुबह होते ही वो जितनी हो सके उतनी बोतलों और बर्तनों में पानी भर लेते हैं और फिर से साउथ की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रुप तब घबरा जाता है जब उनका सामना एक भयंकर मिट्टी के तूफान से होता है। वो सबसे करीबी मिट्टी के टीले की तरफ दौड़ते हैं और तूफान गुजरने तक खुद को जैसे तैसे कवर करते हैं। खुशकिस्मती से वो इस हादसे में बच तो जाते हैं, पर उनका सारा पानी खो गया है और इरीना और थॉमस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। स्मिथ वापस कुएं पर जाना चाहता है, पर जानुश को लगता है कि इस निशान विहीन रेगिस्तान में उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। सफर जारी रहता है और प्यास कम करने के लिए ये लोग पत्थरों को चूसने लगते हैं। अचानक इरीना गिर जाती है और बाकी लोग नोटिस करते हैं कि उसके पैरों में बहुत सूजन आ गई है। वो कहती है कि वो सबके लिए बोझ बन रही है, लेकिन बाकी लोग उसे छोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। वो चलते रहते हैं और जल्द ही इरीना फिर से गिर जाती है, लेकिन वो फिर भी ब्रेक लेने से मना कर देती है। आखिर में एंड्रे उसे अपनी गोद में उठाकर चलने का फैसला करता है। कुछ घंटों बाद इरीना एंड्रे से उसे नीचे उतारने को कहती है। वो मरने से पहले सबको एक आखिरी बार देखती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। सब लोग उसे रेत में दफना देते हैं और उसके लिए प्रार्थना करने के बाद अपना सफर जारी रखते हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनके पैरों के जख्म और भी गहरे और बुरे होते जा रहे हैं। तोमाश सबका मुंह ठीक करने के लिए उनकी तस्वीरें बनाता है और इरीना की मुस्कुराहट का एक बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाता है। ये उसकी आखिरी निशानी होती है, क्योंकि उसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है और उसे भी वहीं दफना दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जेनुस को दूर कुछ पहाड़ियां दिखती हैं और वो कहता है कि उन्हें पानी के लिए वहां जाना चाहिए। स्मिथ इतना थक चुका है कि वो हिल भी नहीं पा रहा और उनसे कहता है कि वो उसे वहीं छोड़कर चले जाएं। जेनुस जोरन और ऑन्ड्रे को आगे भेज देता है और खुद स्मिथ के पास रुक जाता है, जो बेहोश हो चुका है। शाम को जेनुस जैसे तैसे स्मिथ को घसीटकर अपने दोस्तों के कैंप तक ले आता है, लेकिन अफसोस कि उन दोनों को भी कहीं पानी नहीं मिलता। अगली सुबह जोरन की आंख तब खुलती है जब उसे अपने पैरों के बीच एक सांप रेंगता हुआ महसूस होता है। वो सांप का पीछा करने लगता है जब तक कि उसे पानी का एक छोटा सा गड्ढा नहीं मिल जाता। सब मर्द वहीं लेटकर पानी पीने लगते हैं और स्मिथ के मुंह में भी थोड़ा पानी डालते हैं, क्योंकि वो हिलने की हालत में नहीं है। फिर वो उस सांप को मारकर लंच के लिए पका लेते हैं। खाना खाते वक्त ऑन्ड्रे का एक दांत टूटकर गिर जाता है। उस रात स्मिथ जेनुस से कहता है कि उन्हें उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। वो कहता है कि उसके बेटे के साथ जो हुआ ये उसकी सजा है, लेकिन जेनुस उसे छोड़ने से साफ मना कर देता है और उसे बताता है कि उसे अपनी पत्नी से फिर से मिलने की पूरी उम्मीद है। अगले दिन स्मिथ को इतनी हिम्मत मिलती है कि वो फिर से चलने लगता है और खुशकिस्मती से ग्रुप को एक नदी मिल जाती है। इससे उन्हें इतनी ताकत मिल जाती है कि वो पहाड़ियों की तरफ बढ़ सके और आखिरकार वो चाइना की दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार करके हिमालय तक पहुंच जाते हैं। इन बर्फीली पहाड़ियों में उन्हें एक छोटा सा मॉन्यूमेंट मिलता है जो तिब्बत की हद बताता है। कुछ वक्त बाद ग्रुप को एक मंक मिलता है जो कंफर्म करता है कि इंडिया अब करीब ही है, और फिर वो उन्हें अपने बुद्धिस्ट मठ यानी मोनेस्ट्री में ले जाता है। वहाँ उन्हें काफी समय बाद असली खाना नसीब होता है। मॉन्क्स का लीडर उन्हें सलाह देता है कि उन्हें इंडिया जाने के लिए बसंत का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बर्फीला तूफान उनकी जान ले सकता है। सोने से पहले जेनुस कहता है कि उन्हें अभी निकलना चाहिए, पर बाकी सब मंक की बात से सहमत होते हैं और रुकना चाहते हैं। फिर वो आपस में बातें करते हैं कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। ऑन्ड्रे जर्मनी और रशिया के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है, जोरन तोमाश की बनाई तस्वीरों को न्यूज़पेपर में देना चाहता है, और जेनुस अभी पोलैंड वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो बस चलते रहने का फैसला करता है। स्मिथ अपने घर वापस जाना चाहता है, इसलिए वो साउथ वेस्टर्न चाइना जाएगा, जहां मंक का एक कॉन्टैक्ट उसे चुपके से अमेरिका भेज देगा। अगली सुबह जेनुस अकेले ही निकलने का फैसला करता है। जब जोरन और ऑन्ड्रे को ये पता चलता है तो वो स्मिथ को गुड बाय कहते हैं और अपने दोस्त के पीछे निकल पड़ते हैं। कुछ वक्त बाद ये तीनों आखिरकार इंडिया पहुंच जाते हैं, जहां लोकल्स उनका स्वागत करते हैं और तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। अगले 50 सालों तक जेनुस दुनिया भर में यही सफर जारी रखता है।
1989 में पोलैंड आखिरकार आजाद हो जाता है। जैनुस अपने पुराने घर पहुंचता है और एक छुपी हुई चाबी से दरवाजा खोलता है। अंदर जाकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी पत्नी वहां उसका इंतजार कर रही होती है।